नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं लगातार राष्ट्र टीवी पर जिला पंचायत के चुनावी नतीजे, क्योंकि यह है 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल और कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि यहीं से तय होगी 2027 के विधानसभा चुनाव की वो रणनीति जिसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी ने इस बार के जिला पंचायत चुनाव में पूरा दमखम लगाया है। आज अग्नि परीक्षा है, तमाम जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हुए थे, नतीजे कुछ देर बाद सभी के सामने होंगे और अभी जो रुझान का सिलसिला शुरू हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं आज की। गोवा में मतदान का जो महासंग्राम है वो लगातार जारी है। आज सुबह से ही 8 बजे से काउंटिंग चल रही है। जिला पंचायत चुनाव के नतीजे धीरे धीरे सामने आएंगे। रुझानों में बीजेपी कई सीटों पर बढ़त ले रही है। जिला पंचायत चुनाव के सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आप सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र टीवी पर देख रहे हैं। एक के बाद एक जो नेता है अलग अलग दलों के, उनके बयान भी आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो 6 से 9 सीटों पर जिला पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बयान मायने रखता है क्योंकि गोवा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष जो कुछ देर पहले ही राष्ट्र टीवी के साथ जुड़े थे, उन्होंने दावा किया। लेकिन क्या 6 से 9 की जो संख्या है, इतने पर आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो जीत हासिल करेगी और उससे वो संतुष्ट है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो शुरुआती चुनाव आगे बढ़ा था तब आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि एक बड़ी बढ़त, एक बड़े नंबर के साथ वो जिला पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करेगी। लेकिन अभी जो नंबर सामने आ रहे हैं, जो दावा किया गया है आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमित पालेकर के द्वारा, तो चलिए अब हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं अभय मिश्रा जी, वो हमारे साथ स्टूडियो से लाइव जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। जिला पंचायत चुनाव को लेकर अब धीरे धीरे कुछ समय बाद नतीजे भी आने लगेंगे, रुझान अभी देखने को मिल रहे हैं। अभय मिश्रा जी, क्या लगता है किस दिशा में जाता हुआ जिला पंचायत का यह चुनाव आपको दिख रहा है? नमस्कार राज और राष्ट्र टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ऊंट किस करवट बैठेगा इसके बारे में तो हमें अभी चर्चा करनी है, लंबी लड़ाई है। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि बीजेपी अभी तो आगे लग रही है, क्योंकि हम इसको सेमीफाइनल मान के चल रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से चौतरफा हो गया है, नॉर्मली हमने ऐसा महसूस किया, देखा है कि जिला पंचायत के चुनाव अक्सर निर्दलीय होते हैं इस बार। लेकिन जैसे मैंने खुद अपनी जो मत डाला है तो मुझे सिर्फ 4 लोग दिखे। कमल का फूल, फुटबॉल थी, कांग्रेस का हाथ था और झाड़ू थी जी। तो अब ये बड़ा ही दिलचस्प हो गया है कि जिला पंचायत का चुनाव अक्सर हर राज्य में ऐसा होता है कि जहां पर लोग ग्रास रूट से लोग ऊपर आते हैं। लेकिन ये हमने उल्टा महसूस किया है कि पता नहीं क्या जरूरत आन पड़ी है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें दंगल में खुद शामिल हो गई हैं। देखिए अभय मिश्रा जी, अभी तक अगर हम देखें, पिछले कुछ चुनाव देखें और दूसरे स्टेट्स के भी चुनाव देखें, खासतौर से बीजेपी ने इस बात की शुरुआत की कि जो छोटे चुनाव थे उसमें भी बीजेपी ने पूरा दमखम लगाया, चाहे पंचायत चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो, ना केवल बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों के नगर निगम चुनाव की भी बात कर ले या दूसरे चुनाव की बात कर ले। बीजेपी का जो रुख हमेशा से देखने को मिला है 2014 के बाद से, उसने विधानसभा और लोकसभा से इतर जाकर इन छोटे चुनाव में भी पूरी शक्ति जो हो लगाई, ताकत लगाई। क्या लगता है कि अब जो विपक्ष है, जो दूसरे दल है, वो इस स्ट्रैटेजी को समझ चुके हैं बीजेपी की, और वही एक झलक गोवा के जिला पंचायत चुनाव में देखने को मिली इस बार, जो आप कह भी रहे? मैं इससे थोड़ा सा असहमत हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बोलते हैं ना, अंग्रेजी में एक शब्द होता है कि पीकिंग टू अर्ली। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे तीनों पार्टियां साथ में आई और बाद में उनमें बिखराव आ गए। तो मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी से सीख रहे हैं। मेरे हिसाब से बीजेपी इसमें काफ़ी आगे है इस गेम में। उनकी संस्था, संगठन और जो एकदम बुनियादी नीचे लेवल पे जाके उनका बूथ लेवल पे जो कार्यकर्ता काम करता है, बाकी पार्टियां अभी उसमें मुझे लगता है उस दौड़ में थोड़ी पीछे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, अगर जो प्लानिंग है चुनाव को लेकर, क्योंकि बीजेपी का सीधा सीधा एक रुख होता है, वो चुनाव लड़ती है जीतने के लिए। मतलब ये पहले दिन से ही तय हो जाता है कि जिस चुनाव में भी बीजेपी उतरेगी वो जीत हासिल करने के लिए उतरेगी। और अभी अगर पीछे चुनाव की बात करें, कई स्टेट्स के जो नतीजे रहे वो चौंकाने वाले रहे। और हाल ही में बिहार चुनाव के नतीजे आप देख लीजिए कि एकदम से सबको चौंका दिया और पूर्ण बहुमत के साथ जो एनडीए की सरकार बिहार में बनी। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि विपक्ष अभी तक भी उस रणनीति को नहीं भाप या समझ पाया, क्योंकि जो बिखराव है वो हमेशा विपक्ष को तोड़ता रहा है। इस बार भी जो हमने देखा, शुरुआत में लग रहा था कि आरजी की बात करें, गोवा फॉरवर्ड, कांग्रेस, तीनों पार्टियां एक साथ आ सकती है। और एक बार के लिए कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी भी
वो भी साथ में आएगी। लेकिन जो ये टुकड़ा बिखराव हुआ, इसका फायदा बीजेपी को जाहिर सी बात है सीधे सीधे मिलेगा, क्योंकि वोट स्प्लिट होंगे। तो क्या लग रहा है कि पिछली बार 2020 के चुनाव में करीब 32 से 33 सीटें बीजेपी ने जीती थी। जो विपक्ष का बिखराव हुआ, जो टूट हुई, अंत तक जो मतदाता है वो कंफ्यूज रहे। आरजी ने दावा किया था कि वो कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड के साथ आएंगे, और गोवा फॉरवर्ड और कांग्रेस का भी यही दावा था, लेकिन सहमति नहीं बनी। और आप समझिए कि ये बहुत नजदीक तक गया, जबकि आमतौर पर बहुत पहले हो जाता है। तो ये जो फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्या लगता है कि इस बार बड़ी बढ़त बीजेपी हासिल कर सकती है, जो 32 से 33 सीट पिछली बार ली थी? इसको हम एक विपरीत उससे सोचें अगर, तो शाहिर का जो शेर है ना कि जिस अफसाने को अंजाम तक लाना ना हो मुश्किल, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोवा फॉरवर्ड, कांग्रेस और इनका साथ में नहीं आना, अगर ये साथ में आ जाते, मुझे ऐसा लगता है इनको एक अपनी स्टेक्स भी भापने हैं, क्योंकि जब विचारधारा एकदम अलग है। बीजेपी एक सरकार है, एक संस्था है जिसकी विचारधारा बहुत ही स्थापित है। उसका जो वोटर है उसको पता है कि वो किस वजह से किसको वोट डाल रहा है। आरजीपी में वो हमें समझ में आता है। आरजीपी में एक अंदर से अस्मिता का है, गोवा बाहर के आदमी, बहुत एक रोष है गोवा में, जो आरजीपी उसको भुनाने में लगी हुई है। गोवा फॉरवर्ड ने थोड़ा काम किया था, लेकिन गोवा फॉरवर्ड थोड़ा उसमें अब ठंडी पड़ रही है। आरजीपी उससे आगे निकल गई है। कांग्रेस है हमेशा की तरह कंफ्यूज है। कांग्रेस के पास में ना ही मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है, ना कुछ है। आम आदमी पार्टी भी दिल्ली से बाहर जाने के बाद पंजाब में भरे ही वो जीते हैं, लेकिन गोवा में अभी भी बहुत जगह उनकी जमानत जब्त हो गई है पहले। तो अभी कौन कितने पानी में है ये अंदाजा नहीं है। तो अगर ये साथ में आ भी जाते और अगर इनके पत्ते खुल जाते, तो जो 2027 में चुनाव होना है, बीजेपी उसके लिए ज़्यादा बेहतर तैयार हो सकती थी। तो अच्छी बात है। हाइंडसाइड में ये तीनों चारों पार्टियां, मुझे ऐसा लगता है इसको एक नेट प्रैक्टिस जैसा देखेंगे कि वोटर कहाँ है, किसकी कितनी ज़मीन है। उसके बाद शायद ये एक बेहतर स्थान पे पहुंचे और फिर शायद सीटों का समन्वय हो, किसको पता चले क्या हो सकता है। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो तमाम बीजेपी के अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये भी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो अपना दमखम, यानी वो अपना खुद का जो विश्लेषण है इस चुनाव से करना चाह रही है कि 2027 के जो विधानसभा चुनाव होंगे तो वो कहां पर खड़े हुए हैं। लेकिन जो हमने देखा, विधानसभा के सत्र भी हुए, क्योंकि नंबर बहुत कम है विपक्ष के, लेकिन इस बार के विधानसभा सत्र में एकजुट नजर आए जो विपक्ष के विधायक है। और वहां से गोवा के तमाम वोटर्स, गोवा के लोगों के लिए भी एक मैसेज गया कि शायद आने वाले जितने भी चुनाव होंगे विपक्ष एक साथ आकर लड़ेगा, ताकि बीजेपी को जो है वो पीछे धकेल सके। आप बात ठीक कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है, चाहे आरजी हो, आरजी के लिए तो हमेशा एक अपने कहें कि दमखम दिखाना या अपना एक शक्ति जो है गोवा में दिखाने के लिए वो जो लगातार लड़ रही है, उसके लिए वो स्ट्रगल भी कर रही है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में एक ही सीट जो है वो जीत पाई थी आरजी, लेकिन वोट परसेंटेज ठीक ठाक था, अच्छा वोट परसेंटेज था। क्या लगता है कि आरजी एक बार फिर से एक नई लकीर यहां से खींचेगी? मुझे लगता है कि इस समय रोष चरम पर है। तो आरजीपी को डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस चुनाव में अकेले जाने का उनका एकमात्र कारण ये भी हो सकता है कि उन्हें सही सीटों का समन्वय, शायद जो इज्जत कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को आरजीपी को देनी है वो शायद नहीं मिल पा रही होगी। और जो उनका पोगो का मामला है कि वो 1961 से जाना चाहते हैं, शायद और पार्टियां उसको 61 से नहीं। क्या आज के गोवा में ये सब मायने रख रहा है? क्योंकि एक बड़ा नंबर है जो बाहर से आकर गोवा में बसा हुआ है, यहां पर काम कर रहे हैं। तो ये बाहरी और भीतरी वाला जो मुद्दा है, क्या ये काम करेगा उतना? मुझे ऐसा लगता है ये इसलिए करेगा क्योंकि अगर आप देखें तो भारत में जो कोस्ट लाइन है वो 3000 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो सिर्फ ये जो 90 या 100 किलोमीटर का हिस्सा है, ये इतना बेहतरीन क्यों है? हर आपका ये टूरिस्ट गोवा क्यों आना चाहता है? क्योंकि गोवा में कुछ खास बात है। आज गोवा जिस ढंग से भारतीय जनता की सरकार पिछले 10 सालों से है, केंद्र में है, ये जो डबल इंजन का हमेशा बातचीत करते हैं कि डबल इंजन सरकार, मुझे ऐसा लगता है जेडपी में। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, एक अपडेट मैं अपने दर्शकों को दे दूं भेजी की जो हरमल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर एक चौंकाने वाले जो अभी के जो रुझान देखने को मिल रहे हैं। यहां से राधिका पालेकर जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो लीड कर रही हैं। वोट बहुत ज्यादा नहीं है, 38 वोटों से लीड करिए, लेकिन आप समझिए कि जहां पर एमजीपी और कांग्रेस का गठबंधन है, वहां पर एक निर्दलीय कैंडिडेट का लीड करना क्या मायने रखता है हरमल कॉन्स्टिट्यूएंसी से? देखिए, निर्दलीय झड़पी चुनाव में हमेशा हमने यही देखा है। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, वो बोलते हैं पहले अलमारी होती थी, स्त्री होती थी, चुनाव चिन्ह कम पड़ जाते थे। इस तरह से
ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते थे, इस बार एकदम विपरीत हुआ है, तो कम हुए। मुझे तो बिल्कुल भी इसमें चौंकाने वाला कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि जेडपी का चुनाव बहुत ही बुनियादी ढांचे की शुरुआत होती है, वहाँ से हर आदमी इंडिपेंडेंट, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट लड़ने के फ़ायदे बहुत होते हैं, आपको पार्टी के जो साथ लोग नहीं है वो भी चुनाव में आपका साथ दे सकते हैं। तो जेडपी में ये चौंकाने वाला उतना नहीं माना जाना चाहिए, आपका बहुत आगे भी हमें शायद ऐसे नतीजे देखने जाहिर सी बात है। देखिए, अभी रुझान है, अभी जो नतीजे हैं वो धीरे धीरे सामने आएंगे, और जब रुझान है वो पलटते हुए दिखेंगे। साउथ गोवा से उस गांव जो जिला पंचायत है वहां का मैं आपको अपडेट दे दूं। यहां से बीजेपी उम्मीदवार समीक्षा जो है 2200 वोटों से लीड कर रही है। एक बड़ा नंबर है ये, कहीं ना कहीं ये नंबर जिला पंचायत चुनाव के लिहाज से जीत की तरफ जो है वो आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। और लगातार एक एक जिला पंचायत, 50 की 50 जिला पंचायत से अब रुझान आने शुरू हो गए हैं। और अभी के जो रुझान है उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एक पार्टी अभी पूरी तरह से जीत की तरफ दिख रही है, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। इंतजार करना होगा जब ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हुए दिखाई देंगे। और बीजेपी की नजर कहीं ना कहीं पिछली बार के जो 32 से 33 सीट उसने जीत हासिल की थी उस नंबर को आगे बढ़ाने की तरफ है। तो वहीं एमजीपी की और कांग्रेस की बात करें, गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, वो अपने आप को भी यहां मजबूती से खड़ा करना चाहेंगे। और आरजे और आम आदमी पार्टी की भी बात कर ले तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने जिस तरह से इस चुनाव को लड़ा है, नतीजे साफ करेंगे कि जीत किसकी झोली में जा रही है और हार किसको इस बार मिलने वाली है। तो एक एक का रुझान जो है वो सामने हमारे पास आ रहे हैं। हरमल कॉन्स्टिट्यूएंसी का हमने बताया, निर्दलीय जो उम्मीदवार है राधिका पालेकर 38 वोट से आगे चल रही है। तो वहीं उस गांव जिला पंचायत से समीक्षा जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है 2200 वोटों से लीड कर रही है। कांग्रेस और एमजीपी के गठबंधन की अगर हम बात कर ले, इसमें फायदा किसको होगा? क्योंकि एमजीपी की बात करें तो एक ही विधायक है, और कांग्रेस की बात करें तो दूसरी बड़ी पार्टी है गोवा की के परिदृश्य से अगर हम देखें तो यहां पर फायदा किसे होगा? क्योंकि विजय सरदेसाई क्या कांग्रेस के कंधे पर बैठ के यहां से अपने आप को मजबूत करेंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को और ताकत देंगे? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी के कांग्रेस के साथ आने से कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा होगा। कांग्रेस अगर फायदा लेना भी चाहे तो किसको मिलेगा? इस समय अगर आप कांग्रेस की बात करें तो आलेमाओ बंधु आगे आते हैं। कांग्रेस के पास में कोई एक चेहरा भी नहीं है जिसके पीछे वो लामबंद हो पाए, जबकि गोवा फॉरवर्ड के पास में है। कम से कम विजय सरदेसाई एक ऐसे किंग मेकर बन सकते हैं। तो इन दोनों के अलायंस में तो डेफिनेटली गोवा फॉरवर्ड को ही ज़्यादा फायदा है, कांग्रेस को कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है। लेकिन मुझे ये भी एक बात की चिंता सताती है कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष इकट्ठा ही नहीं कर पा रही है, तो इसका फायदा। और एमजीपी तो वैसे भी बस 1 2 3 सीटों की बात है, तो ये एक अभी भी अगर मैं देखूं तो बीजेपी जिस हिसाब से आपका जो जॉब स्कैम का भी मामला है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो एमजीपी को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। तो हो सकता हो, मुझे बहुत इसमें आश्चर्य नहीं लगेगा कि अगले विधानसभा चुनाव तक एमजीपी और बीजेपी के बीच में थोड़ा गहराव बढ़ भी सकता है। तो ये बहुत ज्यादा नहीं। और पिछली बार कांग्रेस तो नंबर 1 पार्टी बन के आई थी। एक बात आपने जो कही, जो घोटालों की बात करें, जो कैश फॉर जॉब की बात कर लें या दूसरे जो इश्यूज हैं, क्या ये जेडपी चुनाव में मायने रखते हैं? क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जाके जो हमने समझने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों को तो जेडपी चुनाव के बारे में पता ही नहीं था। मैंने बहुत सारे युवाओं से भी बात की, उनसे चर्चा की कि आपके यहाँ जेडपी जो चुनाव है वो चल रहे हैं, कौन सी पार्टी आगे रहेगी पीछे। मैं हैरान था कि बहुत सारा जो यूथ है उसे पता ही नहीं है कि गोवा में जेडपी इलेक्शन हो रहा है। तो ये अपने आप में मायने रखता है कि गोवा के लोग अगर इन सब चीजों को लेकर संजीदा नहीं है तो किस दिशा में चीजें जाएंगी। फिर आप कोसते रहिए कि नहीं नहीं हम तो किसी दूसरी पार्टी को चुनना चाह रहे थे, जो पार्टी अभी सत्ता में आ गई है वो काम नहीं कर रही है। तो ये जो क्या है, जेडपी चुनाव मायने रखता ही नहीं है क्या गोवा के लोगों के लिए? इसको समझने के लिए हमें गोवा की जो भौगोलिक संरचना है उसको थोड़ा सा बेहतर समझने और जानने की कोशिश करनी चाहिए। गोवा बहुत छोटा सा राज्य है। इनफैक्ट हम पंजिम में बैठे हैं और हम यहाँ पर कॉरपोरेशन में हैं। यहाँ से 1-2 किलोमीटर बाहर जाएंगे तो जिला पंचायत लग जाएगी। गोवा इतना छोटा है कि आप इसको सच्ची में, और राज्यों में क्या है कि जो जिले हैं, जिला पंचायतें हैं, वो काफ़ी बड़ी हैं और उसमें जो वहाँ की पॉपुलेशन है छोटी है। गोवा में इसका विपरीत है, बहुत छोटा सा इलाका होगा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर जिला पंचायत के जो मुद्दे हैं और जो कॉरपोरेशन के मुद्दे हैं वो लगभग समान हैं। वहाँ पर ही जैसे गाँव के अलग मुद्दे होते हैं, शहरों के अलग मुद्दे होते हैं। जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो कानपुर में जो होगा उसका अलग होगा, देहात का अलग होगा। गोवा में बिल्कुल ऐसा नहीं है। गोवा में जो अर्बन और रूरल का डिवाइड है वो
आपको खाली शब्दों में है, वास्तविकता में नहीं है। अगर आप यहाँ से सांता क्रूज चले जाएं, कॉन्स्टिट्यूंसी तालीगांव चले जाएं, ये भले ही विलेज पंचायत हो, लेकिन यहाँ सबसे बेहतरीन रियल एस्टेट मिलेगा, सड़कें अच्छी होंगी, स्कूल, स्वास्थ्य, सभी व्यवस्थाएं बहुत अलग हैं। तो आपको अगर ध्यान देंगे तो जेडपी का गोवा में उतना रोल रहने जाता है, जो भी लोकल काम है सरपंच और पंच से हो जाता है, और फिर उसके ऊपर एमएलए है। तो बहुत ही मुश्किल होता है कि आप अगर जेडपी को भी उतनी समान से देख सकें। तो अगर आपको ये भी, अगर आपके पास में नंबर हो कि भारतवर्ष में लगभग हर 125 से 140 लोगों पर एक सरकारी कर्मचारी है, उसके विपरीत गोवा में हर 22 लोगों पर एक सरकारी कर्मचारी है। तो गोवा में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मशीनरी ओवरलोडेड है। सरपंच, पंच, विधायक, उसके बीच में जेडपी का काम उतना रह नहीं जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जेडपी का लोगों को आइडिया भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं होगा कि जेडपी है कौन। जेडपी का ज़्यादा करके यहाँ काम है, रबर स्टैम्प जैसा महसूस होता है लोगों को कुछ भी तकलीफ होती है तो जेडपी पर नहीं जाते हैं, वो अपने सरपंच से बात करेंगे और नहीं तो 40 एमएलए।